जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। विकेश कुमार, ललित कुमार, बिश्नोई, संजू, सचिन, धर्म, परेश, रूबी गुप्ता, विनय यादव, संदीप, अमित, सचिन, सभी प्यारे दोस्तों का एकदम दिल से स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, प्यारे बच्चे, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम मौर्य साम्राज्य को पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। तो कल की क्लास से आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, मैंने क्या बोला था? ये संस्थापक थे। आपका किसके संस्थापक थे? ये आपका, आप कहेंगे भैया जी, जो मौर्य वंश है उसके संस्थापक थे। 200, क्या बोलेंगे, 322 से लेकर के 322 से लेकर के 298 तक ये गद्दी पर रहे। कल हम ये बातें कर चुके थे। तो प्यारे बच्चे याद रख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म को मानते थे? ये जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने जो जैन धर्म की दीक्षा ली, ये भद्रबाहु से ली थी। किससे? भद्रबाहु से ली। तो इनको शिक्षित करने वाला व्यक्ति कौन है? भद्रबाहु। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। जैसा कि मैंने आपको, या मैं आपको बता देता हूं, दरअसल में इनके समय पर एक अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल। आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था जैन संगति हुई थी दो। उसमें जो दूसरी जैन संगति हुई, उसमें जैन धर्म क्या हो गया था? श्वेतांबर और दिगंबर, दो शाखाओं में बट गया। तो दो शाखाओं में बटा, मैंने बोला वो लोग जो अकाल के समय दक्षिण चले गए थे, वो कौन थे? वो दिगंबर थे। और जो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में रहे, वो श्वेतांबर थे। तो प्रश्न बनता है प्यारे बच्चे कि अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा मेरे ही साम्राज्य में अकाल क्यों पड़ा है? तो कहा गया कि भाई आप इसके जिम्मेदार हैं। और भद्रबाहु ने कहा कि भाई अकाल का जिम्मेदार आपको माना जाएगा, कि आपके इस साम्राज्य में बहुत सारी हत्याएं हुई, इस गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए बहुत सारी अहिंसा हुई है। और उस अहिंसा का राजन आपको ये भोग देखना पड़ रहा है कि आपकी ये प्रजा आज अकाल से पीड़ित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस पश्चाताप के लिए क्या करते हैं? ध्यान से देखना। वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर, कहां? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में। तो चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना व्रत, सल्लेखना व्रत का मतलब होता है भूखे रह करके अपने प्राणों को त्याग देना, अपनी जान दे देना, उपवास द्वारा। तो ये जैन धर्म में एक विधि है। क्या बोलते हैं? अपने प्राणों की आहुति दे देना भूखे रह करके। तो इन्होंने सल्लेखना व्रत द्वारा अपने प्राण दे दिए। ठीक है, इस बात में किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? तो अंतिम समय कहां रहे ये? श्रवणबेल गोला में रहे। और साम्राज्य इन्होंने किसको दे दिया? साम्राज्य पहुंच गया भैया जी बिंदुसार के हाथों में। अब बिंदुसार को आप लोग देखें। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा? 298 से लेकर के 273 बीसी तक। ये एकमात्र भारत के इतिहास का, प्यारे बच्चे, ऐसा शासक है जिसके पिता भी महान थे और जिसके पुत्र भी महान है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब भारत के इतिहास में शासक महान तो बहुत हुए, लेकिन ऐसा कोई शासक जिसके पिता भी महान रहे हो। भाई आप देखोगे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे? वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे। और इनका जो बेटा होगा वो अशोक होगा, जो कौन है? महान सम्राट अशोक। तो एक ऐसी कड़ी जिसके पिता एवं पुत्र दोनों महान हैं। ठीक है, अच्छा, आगे आएंगे। अन्य नाम, किन किन नामों से हम इनको जानते हैं? अमित्र घात। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? अमित्र घात। और प्यारे बच्चे एक नाम आता है इनका, क्या बोलेंगे अमित्र घात के साथ में? अमित्रो कोटीज। अमित्रो कोटीज भी इनको कहा गया है। ये यूनानी साहित्य में कहा गया है, अमित्रो कोटीज। अमित्र घात का भैया जी मतलब क्या होता है? अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। कौन? शत्रुओं का नाश करने वाला। और बहुत पूछा गया है इतिहास में अमित्र घात नाम किसका रखा गया है? तो किसका रखा गया है अमित्र घात नाम? बिंदुसार का। वारिशार, ठीक है, मद्रशार, सिंहसेन, ये इनको जैन ग्रंथों में कहा गया है।
सिंहसेन किस में कहा गया है? जो जैन ग्रंथ है उन सभी में कहा गया है। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, बिंदुसार गद्दी पर आ गए। कब आए? 298 में। और कब तक रहे? 273 तक। कॉमन सी चीज है, बड़े आराम से पढ़ते चले। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु किसे मानते हैं? गेमर सिंह राठौड़ प्यारे बच्चे कल ही की क्लास में बताया, आचार्य चाणक्य। आप देखें ध्यान से। ठीक है। अच्छा, बिंदुसार के दरबार में आने वाले दो लोगों को पूछा जाता है जो बाहर से आए हैं। बाहर से आए हैं कौन है? एक तो फिलाडेल्फस है, फिलाडेल्फस है। ठीक है। जब कभी आपको थोड़ा क्लियर ना दिखा करे तो आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लिया करो, है ना। चलो, और प्यारे बच्चे दूसरा कौन आया था? दूसरा आया था डाइमेकस। तो ये बाहर से आए हैं। पूछता है फिलाडेल्फस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में। डाइमेकस किसके दरबार में आए? तो बिंदुसार के दरबार में। आए कहां से? तो फिलाडेल्फस आया था आपका मिस्र से। किसने भेजा था? मिस्र के राजा थे टॉलमी द्वितीय, टॉलमी सेकंड ने भेजा था। चलो भाई, डाइमेकस, डाइमेकस आए तो ये किसने भेजे? एंटियोकस जो सीरिया का शासक था, इसने भेजे। यहां पर दो इंपोर्टेंट चीजें आती हैं। ठीक है, दो इंपोर्टेंट चीजें आती हैं, बोलेंगे एक बार फटाफट से। वो कौन सी इंपोर्टेंट चीज है? कि ये जो डायमेकस आया ना, ये एंटियोकस ने भेजा। इसके लिए बिंदुसार ने पत्र लिखा था, पत्राचार किया था। किससे? एंटियोकस से। और एंटियोकस से कुछ चीजों की डिमांड की। जैसे कि एंटियोकस से पहली चीज इन्होंने मांगी थी सूखी अंजीर। अंजीर जानते हो, जो दूध में भिगो करके खाई जाती है, यूनान की बड़ी प्रसिद्ध है। और यूनान से ये मंगाया सूखी अंजीर। दूसरा, बिंदुसार ने मदिरा मंगाई, शराब, विस्की। अरे भैया मुझे 2 पैक लेने हैं, भेज देना कुछ। और तीसरी चीज मंगाई क्या? दार्शनिक। यानी एक तो आपका क्या बोलेंगे, ड्राई फिग, और आपका शराब, और दार्शनिक। दार्शनिक बोलते हैं फिलोसफर। तो बोले यूनान का कोई एक फिलोसफर भेजो जो मुझे यूनान के बारे में दर्शन दे, यूनान के दर्शन को मुझे समझाए, वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति को मुझे समझाए। तो कहते हैं सूखी अंजीर तो भेज दी एंटियोकस ने, डाइमेकस के द्वारा मदिरा भी भेज दी, लेकिन दार्शनिक के लिए मना कर दिया। क्या बोलेंगे? दार्शनिक के लिए मना कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी, चक्रवर्ती का क्या मतलब होता है? चक्रवर्ती का मतलब होता है इसका चारों दिशाओं में शासन हो, जिसका चारों दिशाओं में शासन हो। भैया जी, अकाल क्या होता है? पिछली क्लास में पढ़ाया प्यारे बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे आएंगे। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिंदुसार के समय पर कहां पर? तक्षशिला। तक्षशिला आप सारे बच्चे जानते हैं, मैंने बताया था तक्षशिला की राजधानी थी गांधार, और तक्षशिला महाजनपद था बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसके समय पर तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। किसको भेजा? सुसीम को भेजा। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक तो सुसीम, ठीक है, ये बड़ा भाई है। कौन है ये? बड़ा। और एक है अशोक, ये है छोटा। अब बात आएगी, भैया हमने तो कई बार सुना है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये चीजें कहां से आती हैं? तो जो श्रीलंका का ग्रंथ है, श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथ जो है, उसका नाम है महावंश। क्या नाम है? महावंश। उसी को हम बोलते हैं सिंहली अनुश्रुति। तो सिंहली अनुश्रुति से एक बात निकल के आती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, इसीलिए अशोक को चंड अशोक भी कहा गया। लेकिन क्या इस बात को सभी इतिहासकार मानते हैं? तो सब इतिहासकार इस बात के लिए कहते हैं कि ये श्रीलंका के ग्रंथों में सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, कहां पर? श्रीलंका के ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? महावंश में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ये व्यवहारिक बात है। दूसरा, बोला गया अशोक बहुत बदसूरत था, बहुत बदसूरत था। एक बार किसी महिला ने, बोलते हैं जब उनकी सेवा करने के लिए महिलाएं आती थी, तो बोलते हैं कि वो उससे घिन खाती थी। अशोक ने एक बार एक महिला को पकड़ लिया, बोला मुझसे ऐसे तुम मुंह क्यों बनाती हो? सारी महिलाओं को बुलाया गया, बोला क्या मैं बदसूरत हूं?
सच सच बताना, क्या मैं बदसूरत हूं? सच सच बताना। सबने कह दिया हाँ। सारी महिलाओं को आग जला करके मार दिया गया। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में प्रश्न बनता है कि अशोक ने इतने लोगों की हत्याएं की, इतनी महिलाओं को मारा, तो ये अशोक महान कैसे हुआ? तो मैंने क्या बताया, ये जो श्रीलंका के ग्रंथ है महावंश, इसमें ये कहानी बताई गई है, बाकी कहीं नहीं। ओके, अब वापस आएंगे। तो बात समझ में आती है। ऐतिहासिक रूप से आप क्या समझेंगे? दो भाई हैं, सुसीम और अशोक। इसके समय में भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य ही थे। लेकिन शुरुआती समय में, इस समय में, शुरुआती समय में चाणक्य जब एक्सपायर हो गए तो इनके बाद में इनके जो पुत्र तो थे, पुत्र ने कोई राजकीय कार्य नहीं किया, लेकिन राधा गुप्त, जिनको पोता बताया जाता है, चाणक्य का इतिहास में पोता बताया गया है। ठीक है भैया जी, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन है। बिंबिसार तो प्यारे बच्चे 544 से लेकर के आपका 492 तक वो हर्यक वंश में है। बहुत ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन रहेगा। वो क्या है आपका? बोलो। वो बिंबिसार था जो हर्यक वंश में था। ये बिंदुसार है, तो कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं बनता। बोलेंगे कोई दिक्कत? तो भैया आप समझ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, दुर्धरा से पैदा हुआ है, और फिर है अशोक। सीबीए उल्टी एबीसी है बस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके समय में भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य ही थे, शुरुआती समय में। और अंत समय में कौन आ गए थे? अंत समय में आ गए थे, क्या बोलेंगे, अंत समय में आ गए थे राधा गुप्त। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, आगे चलते। भैया जी चंड अशोक कहते हैं। चंड का मतलब क्या होता है? चंड का मतलब होता है जो चांडाल का रूप धारण कर ले, जो बहुत हत्याएं कर दे, बहुत विध्वंस कर दे, उसका मतलब होता है चंड। तुम्हें बेटा मेरी क्लास में बड़ा मजा आता है, सब कुछ पूछ लेते हो, सब कुछ है। और जो अपना अपना पढ़ा के चले जाए, तुम्हारी सुने ना, फिर क्या हो? ऐसे हर चीज को मत पूछा करो, चंड क्या है जी, बिंदु क्या होता है, एवं क्या होता है। थोड़ा अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है? कोई दिक्कत? और कोई चीज आपको लगती है ना कि ये मुझको जाननी चाहिए, तो वो आप उसके लिए रिसर्च किया करो, है ना? और आपकी परीक्षा के लिए क्या जरूरी है वो मैं बताऊं। कोई परेशानी इतनी बात में? अब बात आई कि सुसीम और अशोक। तो दरअसल में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, क्या हुआ? तक्षशिला में जब प्यारे बच्चे विद्रोह हुआ, और यहां मगध में कौन बैठा हुआ है? बिंदुसार। बिंदुसार की तबीयत हो जाती है बहुत ज्यादा खराब। बिंदुसार की तबीयत खराब हो जाती है, और जो यहां पर तक्षशिला में विद्रोह था, कहां पर? तक्षशिला में जो विद्रोह था, इसको दबाने के लिए गया था आपका, क्या बोलोगे, सुसीम। सुसीम कहां गया था? तक्षशिला। लेकिन बिंदुसार की तबीयत खराब हो गई, और बिंदुसार चाहता था कौन राजा बने? सुसीम राजा बने। बिंदुसार किसके फेवर में था? वो चाहता था कि उसका बड़ा बेटा सुसीम राजा बने। अशोक से वो घृणा करता था। अशोक बदसूरत है, एक कारण कई ये माने गए। अशोक से बहुत प्रेम नहीं था बिंदुसार को, और ज्यादा प्रेम किससे रखता था बिंदुसार? वो सुसीम से रखता था। तो जब बिंदुसार की तबीयत खराब हुई, और यहां पर एक व्यक्ति है राधा गुप्त, कहते हैं जिस तरह चाणक्य ने आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, उसी तरह राधा गुप्त ने राजा बनाया अशोक को। अशोक इस समय कहां है भैया? अशोक था प्यारे बच्चे इस समय उज्जैन में। उज्जैन बोले या अवंती बोले, दोनों ही नाम बोले जाते हैं। उज्जैन या अवंती का ये गवर्नर था, राज्यपाल था। यानी उज्जैन वाले क्षेत्र को देख रहा था कौन? वो देख रहा था आपका अशोक। समझना आप ध्यान से। अब इसने बोला कि राधा गुप्त, मेरी तबीयत खराब है, सुसीम को बुलाओ पाटलिपुत्र, उसका राज्याभिषेक मुझे करना। लेकिन राधा गुप्त किसके फेवर में था? राधा गुप्त फेवर में था अशोक के। राधा गुप्त ने ये मैसेज भेजने में देर कर दी सुसीम के पास, और मैसेज भेज दिया किसके पास? अशोक के पास। बोले अशोक, अब तुम आ जाओ पाटलिपुत्र, तुम्हारी बारी है। सुसीम कहां है इस समय? तक्षशिला में, विद्रोह को दबाने।
और यहीं पर चली जाती है चाल। तो लेट मैसेज कर दिया, सुसीम के पास मैसेज भेजा नहीं। अशोक आके खड़ा हो गया बिंदुसार के सामने। राधागुप्त ने कहा कि इतने सुसीम आए, इतने राज्याभिषेक इसका कर दो, आप बिल्कुल खत्म होने वाले हो। बिंदुसार एकदम खत्म होने वाले थे। बिंदुसार ने बोला नहीं नहीं, सुसीम को बुलाओ, ए विलंब, बिना देरी के सुसीम को बुलाओ। सम्राट अशोक ने वहीं पर रखा हुआ जो बिंदुसार का मुकुट था वो उठाया, पहना और बोले मेरा राज्याभिषेक आज ही होगा। और कहते तुरंत इसी क्षण, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार थे बिंदुसार, और इसी क्षण बिंदुसार की मौत हो गई। सुसीम को खबर पहुंची कि सम्राट अशोक गद्दी पर बैठ चुके हैं। तो सुसीम भागते हुए आ रहा है। सुसीम भागते हुए आ रहा है। ये यहां पर क्या है आपका, पाटलिपुत्र, पटना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पहले यहां पर राधागुप्त, राधागुप्त के बाद में यहां पर अशोक, अशोक, और यहां बीच में गहरा गड्ढा, अंदर बहुत कोयले डाले हुए। और इधर है कौन आपका, सुसीम। सुसीम ने देखा राधागुप्त को कि राधागुप्त तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पिता हमेशा से मुझे राज्य देना चाहते थे, हमेशा से मुझे राजा देखना चाहते थे, लेकिन तुमने चाल चली है। राधागुप्त ने कहा भैया सुसीम मुझ पे इतना क्यों भड़क रहे हो, मैं साइड हो जाता हूं, अशोक को देख लो। अशोक जो कुछ कहना अशोक से बोलो। एकदम से बोला सुसीम ने, अशोक मैं तुमसे ये साम्राज्य छीन लूंगा। अशोक ने कहा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इधर आए, यहां चाल चली हुई थी, यहां गड्ढा था, यहीं घोड़ा गिर गया अंदर गड्ढे में, काफी गहरा गड्ढा था, और सुसीम की यहां मौत हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया उस टाइम डॉक्टर नहीं थे क्या? भैया आज तबीयत खराब होती है तो क्या सब जिंदा बच जाते हैं? आज भी तो हैं डॉक्टर। कह रहे भैया उस टाइम डॉक्टर नहीं थे क्या? ठीक है, तो कौन गद्दी पर आया? अशोक आया। अब आप कहेंगे अशोक के बारे में एक घोषणा है जो महात्मा बुद्ध ने की थी। आप कहेंगे भैया अशोक के बारे में महात्मा बुद्ध ने? जी हाँ, दीप जो वंश है, दीप वंश आपके ग्रंथ है, उसके अनुसार कहा जाता है कि एक बच्चे ने मगध में भगवान बुद्ध को मिट्टी दी, भिक्षा में मिट्टी। भगवान बुद्ध बड़ा मुस्कुराए। उनके शिष्य आनंद ने उससे पूछा कि आप गुरुजी इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले मुस्कुराहट का कोई कारण तो अवश्य होगा। उन्होंने बोला ये जो बच्चा है ना, इसका जन्म दोबारा होगा। क्या बोले? ये फिर से जन्मेगा और फिर से जन्मेगा, और ये जन्म के मेरी मृत्यु के बाद में फिर से इसका 100 वर्षों के बाद में भी इसका जन्म होगा, और ये सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा। ऐसी घोषणा महात्मा बुद्ध ने की, और बोले बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ कर। कोई दिक्कत? आगे चलते, कोई परेशानी? बात समझ गए? गद्दी पे कौन आ गया प्यारे बच्चे, समझ में आया? अशोक किन परिस्थितियों में गद्दी पर आया है? बिंदुसार कभी नहीं चाहता था कि कौन गद्दी पर आए, अशोक, वो सुसीम को चाहता था। लेकिन राधागुप्त की चाल की वजह से कौन आया? अशोक आया। ठीक है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जिनका जन्म हुआ 304 बीसी में, माता सुभद्रांगी है, और पिता आप जान ही चुके हैं, पिता कौन है? बिंदुसार है। ठीक है, अशोक के नाम, अशोक को नाम जाना जाता है देव नाम प्रियदर्शी भी बोलते हैं। आप लोग याद रखेंगे, देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के नाम ये बहुत सारे अभिलेखों में मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस। भैया अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख का मतलब होता है पुराना कोई भी साक्ष्य, ऐसा कोई एविडेंस जो बहुत पुराना हो। आप देखोगे कई बार पत्थरों पर लिखा हुआ मिला, पत्थरों पर। ठीक है, कई बार शिलाओं पर, कई बार खंभों पर खुदा हुआ मिला, कई बार दीवारों पर लिखा हुआ मिला। तो ये क्या है? ये अभिलेख है। अभिलेख मतलब पुराना कुछ ऐसा जो जानकारी दे उस समय की। जैसे आपके घर में एक दीवार है, आपका घर 100 वर्ष पुराना है, और जैसे मैं अपनी दीवार से बताता हूं, हमारा घर 100 वर्ष पुराना है।
100 साल पुराना है, तो हमारी दीवार पर हमारे परदादा जी का नाम लिखा हुआ है एक पर, किसी कोने पर। उस समय शायद उन्होंने ही लिखा होगा। हमें, हमारे घर में किसी को ये भी नहीं पता ये लिखा किसने है। उस पे लिखा हुआ है आपका भगवत स्वरूप। तो हमको एकदम से इमेजिन बनती है कि ये भगवत स्वरूप यहां पे लिखा हुआ है। तो पुराने समय पर इसी तरह चीजें आगे फॉरवर्ड आती हुई। तो इन्होंने कहां लिखवाई? बहुत सारे राजाओं ने पत्थरों पर लिखवाया। तो क्या बोलोगे? मास की अभिलेख कहां से मिला है? कर्नाटक से, जहां से हमको अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। गुर्जरा, ये कहां से? एमपी से। अभिलेख है, बहुत पूछा जाता है, गुर्जरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? नेटूर, उदयगोलान, यानी 3 आपके कर्नाटक से, मास्की, नेटूर और उदयगोलान। और हम बात करें गुर्जरा की तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये वो अभिलेख हैं जो अशोक के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन अशोक कौन? एक नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पता नहीं कौन सा अशोक है, ये कंफर्म नहीं हो पाया। ये पक्का नहीं है कौन सा अशोक। ठीक है, आगे आएंगे। भैया माता दुर्धरा कौन थी? एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा आप चंद्रगुप्त मौर्य वाली क्लास करो, वहां पे मैंने बताया उनकी पत्नी है। आप जैसे बच्चों की वजह से, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको डिस्टरबेंस होता है। आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि मैं पिछली क्लास का कोई उत्तर आपको दूंगा। ये मेरा अंतिम कमेंट है। आप इस बात को कॉपी पर लिख लो कि अगर हमने पिछली क्लास नहीं की है तो हमको हक नहीं है प्रश्न पूछने का। ठीक है, चलो भाई, करंट क्वेश्चन पूछे, कोई वर्तमान का प्रश्न आपके दिमाग में हो। चलो भाई, और यहां याद रख लेना प्यारे बच्चे, अभिलेखों को पढ़ा भी तो गया होगा। किसी भी अभिलेख को पढ़ना, शिला पर लिखा हुआ है, जैसे शिला यानी कि पत्थर पर कोई लेख लिखा हुआ है, रॉक एडिक्ट बोलते हैं उसको, ये पढ़े जाते हैं, इनके लिए स्टडी होती है, एपिग्राफी है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी ये शिलालेखों का अध्ययन है, इससे स्टडी की जाती है। तो ये 4 में पता नहीं चला कौन अशोक, कुछ पता नहीं चलता। सर बिंदुसार भी किसी धर्म को मानता था। बिंदुसार ने माना प्यारे बच्चे आपका आजीवक धर्म को। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। एक बच्चे का अच्छा क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन एक अभिलेख है भवरू अभिलेख। क्या नाम है? भवरू अभिलेख। भवरू अभिलेख को जब पढ़ा गया तो भवरू अभिलेख में क्या लिखा हुआ था कि भवरू अभिलेख कहां है? राजस्थान। बहुत पूछा जाता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अब मगध के सम्राट तो बहुत सारे अशोक नहीं रहे, एक ही रहा। तब ये जाकर के कंफर्म हुआ जब इनको पढ़ा गया, अच्छा ये सम्राट अशोक ने लिखवाए हैं। तो सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा है। आप जो बच्चे स्टडी करते होंगे मन से वो जानते होंगे, बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कोई परेशानी? अभिलेख को खोजा, इन अभिलेखों को खोजा किसने? ये खोजा टी फैंथेलर ने। टी फैंथेलर ने खोजा। ठीक है, इन अभिलेखों को किसने खोजा? टी फैंथेलर ने खोजा। कोई भी दिक्कत? अच्छा, 1837 में इनको पढ़ा गया। तो टी फैंथेलर ने इनको खोजा 1750 में, और पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। कोई भी दिक्कत? भैया क्या इस समय पर आप लिख रहे हैं अशोक राज्यपाल था, तो क्या राज्यपाल पद होता था? बेटा मैंने आपको, आपने मेरी बात सुनी नहीं थी शायद ध्यान से। मैंने बोला आचार्य चाणक्य ने 2300 साल पहले जो आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब पदों की संकल्पना की थी। तो अशोक तो छोड़ो, अशोक के बहुत पहले संकल्पना हो गई थी, उनके दादाजी के समय। चले, 1837 में पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अगर ये अभिलेख लिखे गए होंगे तो किसी भाषा में तो लिखे गए होंगे।
आप कहेंगे ये लिखे गए जो भारत में है ब्राह्मी लिपि में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, आंसर आएगा ब्राह्मी लिपि, क्योंकि प्रश्न हमेशा भारत से पूछता है। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, समझना जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में तो ब्राह्मी लिपि में, इधर पाकिस्तान की तरफ, आज का पाकिस्तान उस समय तो भारत में ही था, तब खरोष्टी लिपि में, और प्यारे बच्चे उससे आगे अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में, और उससे आगे जो आपका तुर्कमेनिस्तान वाला एशिया माइनर वाला क्षेत्र है, यहां पर आपकी ग्रीक भाषा में, किसमें, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, और भारत में बी से भारत, बी से ब्राह्मी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, यह पूछा जाता है। अफगानिस्तान में अशोक के जो अभिलेख पाए गए, एक बार आंखें बंद करो, भारत में ब्राह्मी, अफगानिस्तान में खरोष्टी, उसके बाद प्यारे बच्चे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में आपका क्या आएगा, ऐसे अफगानिस्तान, ऐसे अरमाइक, और ग्रीक भाषा कहां, एशिया माइनर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये अशोक के अभिलेखों की प्रमुख भाषा है। आगे चलते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, कलिंग युद्ध अशोक से रिलेटेड है। अशोक गद्दी पर कब बैठा? आप कहेंगे भैया 269 बीसी में। ये मैंने कल ही आपको बताया कि बिंदुसार की मौत तो हो गई 273 में, और अशोक ने सिंहासन भी अपना कहते हैं कि इसी समय मुकुट भी पहन लिया, लेकिन अशोक को बहुत विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जो लोग बिंदुसार के समर्थक थे, जो अशोक के समर्थक नहीं थे, तो 4 वर्षों तक अशोक ने इस विद्रोह का सामना किया है, और अशोक ने फाइनली अपना जो राज्याभिषेक कराया वो 269 में कराया। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे कलिंग युद्ध अपनी गद्दी पर बैठने के, क्योंकि आप देखोगे ना अशोक के बारे में, अशोक शुरुआत में एक ऐसा शासक है जो युद्ध नीति का पालन करता है, मतलब वो युद्ध के द्वारा सब कुछ जीतना चाहता है, सब कुछ। और अशोक का साम्राज्य भैया कितना था, तो आज का भारत, पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण का सिर्फ ये वाला राज्य नहीं, ये वाला राज्य नहीं, अदरवाइज क्या बोलोगे, सारे में शासन किसका था, सारे में शासन था अशोक का। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? सतीश वर्मा आगे। तो कलिंग युद्ध कब हुआ? 269 में गद्दी पर बैठे, तो 269 माइनस 8, 8वें वर्ष। बहुत पूछा गया क्वेश्चन। कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग में राजा कौन थे? पद्मनाभ। क्या बोलोगे? पद्मनाभ थे। नदी कौन सी पड़ती थी? दया नदी के किनारे ये युद्ध हुआ है। और अशोक की नीति जो थी वो थी भेरी घोष। भेरी घोष बोलते हैं यानी पॉलिसी ऑफ वार, युद्ध नीति थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष, धम्म बोलते हैं शांति की नीति, शांति की नीति यानी कि पीस पॉलिसी, शांति की नीति अपनी उसने अपनाई। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब भैया जरा बताओ इस युद्ध में क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ, क्या कारण थे? तो एक तो कहा जाता है कि जो कलिंग है, कलिंग प्रसिद्ध था हाथियों के लिए, व्यापार के लिए। तो कहते व्यापार के लिए, एक वर्ग कहता है इतिहासकारों का कि व्यापार के लिए और हाथियों के लिए अशोक ने पत्र लिखा राजा पद्मनाभ को। लेकिन पत्र का उत्तर सही न मिलने के कारण अशोक ने क्या कर दी, चढ़ाई कर दी कलिंग पर। एक दूसरी कहानी जो महावंश की है वो ये कहती है कि अशोक को राजा पद्मनाभ की बेटी से प्यार हो गया, जो उन्होंने जंगल में देख ली शिकार के दौरान। शिकार कर रहे थे और भैया अखियां लड़ी और लड़ी बीच बाजार, दिल अशोक का लुट गया पहली बार, मतलब कि पहली दूसरी मुझे पता नहीं कौन सी बार होगा। बात है आंखें लड़ गई, और आंखें लड़ गई तो रिश्ता लेके पहुंच गए डायरेक्ट पिताजी के पास में। पद्मनाभ को परिचय दिया, बोले मैं मगध का सम्राट अशोक हूं। तब तक कलिंग तक इनका क्षेत्रफल नहीं था, कलिंग इनके राज्य के अधीन नहीं आता था।
कलिंग में एक नियम था कि कलिंग की जो स्त्रियां थी उनकी शादी कलिंग से बाहर नहीं होती थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे मगध, तुम कोई भी सही। और कहते हैं कि ये भी एक कारण लोग बताते हैं कि युद्ध हो गया। युद्ध हो गया तो कलिंग में महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। एक घटना ये भी कही जाती है कि जब युद्ध हो रहा था और अशोक के द्वारा जब तलवार चली और गर्दन अलग हुई, और गर्दन धड़ से अलग हुई। मुकुट जानते हो, 300 मूवी देखी है, स्पार्टन्स, वो हेलमेट, हेलमेट साइड डला, हेलमेट ही बोलते हैं उसको मुकुट को। तो उन्होंने देखा, अरे तो अपनी वाली है, अपनी वाली की गर्दन अलग पड़ी है। तो सोचो, कुछ लोग इसको भी एक कारण बताते हैं, लेकिन कारण ये है कि इसकी संख्या तो लोगों को निश्चित नहीं है कितनी थी, लेकिन कहते हैं लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद में पानीपत का तीसरा युद्ध लोगों के मारे जाने की संख्या में, और चौथा युद्ध माना जाता है कलिंग का युद्ध, जिसमें इतने लोग मारे गए। अशोक कहते वहीं जमीन पर बैठ गया। अशोक वहीं जमीन पर बैठ गया, और कहते हैं अशोक ने इस युद्ध नीति को एकदम से नहीं छोड़ा। इस कलिंग युद्ध के बाद की युद्ध के मैदान में छोड़ दिया नहीं। अशोक ये जो बौद्ध धर्म अपनाता है ना, ये एकदम से नहीं। कहते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म की तरफ उसका झुकाव पहले से ही बढ़ रहा था। अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ पहले से ही था। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा नहीं सर, इसने 99 भाइयों की हत्या की थी। नहीं प्यारे बच्चे, आप अशोक के अभिलेखों को पढ़ोगे ना, अशोक के अभिलेखों में उसके भतीजों के शासन का उल्लेख भी किया गया है और उसके भाइयों के शासन का उल्लेख भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अन्य भाई उसके मौजूद थे। अगर कोई थे तो हत्या किए, तो एक्सेप्शन या अपवाद ऐसे भी हो सकते हैं। तो जो आपको लिखना है वो इतिहासकारों की दृष्टि से क्या सही है वो आप लिखें। अब आप बेशक से मान ले, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे आप 99 भाई मान ले, आप 999 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। धीरेन्द्र उपाध्याय जी का बहुत अच्छा प्रश्न है, शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर है। शिलालेख पत्थरों पर जो लिखा जाए, शिला यानी पत्थर, अभिलेख पत्थरों के अलावा कहीं भी लिखा जाए। ठीक है, पत्थरों के अलावा कहीं भी, चाहे पत्ते पे लिख दूं मैं कुछ और एक पत्ते को ऐसे रख दूं 10 वर्ष के लिए छुपा करके संदूक में, तो वो एक अभिलेख हो गया पत्ते पर, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई, एक बार थम्स अप कर दें। बहुत बढ़िया आशीष जी, सर आप सुपर है। नहीं, आप सुपर हो दोस्त। चलो, बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा थी, प्रेरणा का मतलब होता है इंस्पायरेशन। आप किसी से अपने जीवन में प्रेरणा लेते होगे ना, अच्छी सीख, तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ये बौद्ध धर्म चला, इसकी प्रेरणा किसने, अशोक ने किससे लिए, अपने भतीजे निग्रोध से। अशोक ने देखा एक छोटा सा बच्चा 8 वर्ष का इनके दरबार में आया, बौद्ध भिक्षु बनकर। तब तक इनको नहीं पता था कि ये सुसीम का बच्चा है, सुसीम का बेटा है। तो इनके सामने आया और कहते हैं कि भी अशोक ने कहा, अच्छा ये जिंदा है, ये जिंदा है तो इसको भी मरना होगा। एक छोटे से बच्चे ने कहा, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है, और ना ही मुझे जीवन और मृत्यु का कोई भय है। भैया अशोक ने सोचा 8 वर्ष का बच्चा डर नहीं रहा है, क्या इंस्पिरेशन है भैया तुम्हारी, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब इस बच्चे ने बौद्ध दर्शन दिया, छोटे से बच्चे ने। तब कहते हैं कि बुद्ध का जो बौद्ध का ज्ञान था वो अशोक को हुआ, और पहली प्रेरणा जो मिली वो अपने भतीजे निग्रोध से ली। फिर बाद में एजुकेशन, जो पूरी शिक्षा थी, वो उपगुप्त से ली, पूरी शिक्षा। ठीक है, तो दिक्कत। अच्छा, अशोक की पत्नी कौन कौन है, देवी, अशोक की पत्नी का नाम है देवी। और भी बहुत सारी पत्नी थी, प्रमुख पत्नी है अशोक की, कारुवाकी, पद्मावती, पद्मावती। ठीक है, अशोक के बेटा है महेंद्र, संगमित्रा बेटी है, चारुमती बेटी है, तीवर ये बेटा है, और कुणाल ये बेटा है, और यही कुणाल बना अशोक का उत्तराधिकारी। पत्नी से प्रभावित था कारुवाकी से। अशोक अपनी
किस पत्नी से प्रभावित था? तो आप कहेंगे पत्नी से प्रभावित था जी आपका कारुवाकी से। ठीक है, ये छोटी चीजें याद रखें। इन सब के नाम फिर से आएंगे। सर उपगुप्त क्या है? उपगुप्त प्यारे बच्चे आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वह नकल से पास हुए तुम बच्चों, है भाई, शिक्षा आदमी से ही तो लेगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। थोड़ी देर बाद कोई सोचने लग जाएगा अशोक क्या जी कोई कोई नकल का पास भी होगा इसमें 10वीं। यूपी में कई अपने बहुत पहले, अब तो योगी महाराज आए हैं तो काफी लगाम लगे, नहीं पहले बहुत सारे नकल के हैं, तो बड़ी दिक्कत करते भैया तैयारी करते टाइम। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, मान जाओ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, कहते हैं कि भाई मैंने बोला ना जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं हुआ, मैंने उसके कारण भी बताया आपको, अहिंसा जैसी चीजें उसमें बहुत ज्यादा थी, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार राजाओं ने किया, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है आपका कौन? अशोक। ठीक है, श्रीलंका भेजा गया किसको? महेंद्र, ये कौन है? इनका पुत्र और संघमित्रा। तक्षशिला, यानी आप समझ रहे हैं किन किन दिशाओं में भेज रहे हैं, इधर भेज दिया किसको? तक्षशिला की तरफ मज्जांतिक को, हिमालय वाले क्षेत्र में, चाइना वाले इस क्षेत्र में किसको भेजा? मज्जांतिक को, हिमालय वाले क्षेत्र में भेजा मज्जिम को, किसको? मज्जिम को भेज दिया। ठीक है, श्रीलंका किसको भेज दिया? देखो श्रीलंका भेजा महेंद्र संघमित्रा, तक्षशिला मध्यांतिक, हिमालय वाले क्षेत्र में मज्जिम, और ये नेपाल वाले क्षेत्र में, ये भी लिख लेना। और जो चारुमती थी इनकी बेटी, चारुमती को भेजा नेपाल। लिट्टी चोखा खाएंगे नेपाल में बस जाएंगे, ये भैया नेपाल में ही बस गई। नेपाल के राजा थे देवपाल, मोहब्बत हुई, शादी भी हुई, देवपाल से शादी कर ली। कौन है देवपाल? नेपाल के राजा थे, तो चारुमती ने क्या कर लिया? इनसे विवाह कर लिया। बौद्ध धर्म का प्रचार भी हुआ और घर भी बसा। ठीक है, तो यहां पर इंपोर्टेंट कुछ नगरों के नाम आते हैं। एक तो देवपत्तन नगर आता है। देवपत्तन नगर किसने बसाया? तो अपने पति के लिए, देवपाल के लिए। देवपत्तन नगर कहाँ है? नेपाल में। ये चारुमती ने ही बसाया था। किसने बसाया? चारुमती ने बसाया, जिसके लिए कई बार गलत तरीके से यह भी लिखा रहता है कि सम्राट अशोक ने इसको बसाया था। अगर सम्राट अशोक जी की बात करते हैं तो अशोक ने 2 नगर बसाए हैं। अशोक ने एक तो जो श्रीनगर है आपका, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर तो जानते हो ना, जेके वाला। और दूसरा बनाया इन्होंने ललित पत्तम। क्या बोलेंगे? ललित पत्तनम नगर। ठीक है, ललित पत्तनम नगर, ये कहाँ है? नेपाल में। ये सम्राट अशोक ने बसाए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? ठीक है, बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया जी इनके यहाँ रिश्ते नहीं आते थे, मुझे पता नहीं है दोस्त, मैं था नहीं इनके यहाँ बहुत बढ़िया, राहुल पटेल जी बहुत खूब उत्तर देते हुए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना, हाँ ये अच्छे स्टूडेंट का काम होता है। जैसे नाम आया ना आजीवक, तो बच्चे ने रिलेट किया, मखली गोसाल थे। आगे आएंगे। भारत ने सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। शिलालेख किसने करवाए? अशोक ने प्रारंभ करवाए। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए, शिलालेख बोले तो शिला यानी पत्थर पर, रॉक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट, पत्थर पर लिखवाए 14 हैं। स्तंभ लेख यानी ऐसे कॉलम बनवाए जैसे सारनाथ स्तंभ देखा है आप लोगों ने, भारत का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है भैया, ये लोग अपने नाम के पीछे सेकंड ही क्यों लगाते थे? भैया इनकी इच्छा थी, मैं अपने लड़के का नाम नवीन द्वितीय रखने लग जाऊं तो आप रोक थोड़ी लोगे वो उनका अपना टेंशन है। गुहा लेख ये 3, गुहा लेख मतलब केव में, केव एडिक्ट 3 है, कॉलम एडिक्ट आपके 7 थे, और प्यारे बच्चे जो रॉक एडिक्ट है अशोक ने वो लिखवाए आपका 14, ये आपको याद करना। ठीक है, आगे चले। अशोक के 14 शिलालेख बहुत इंपोर्टेंट हैं और बहुत पूछे भी जाते हैं, एक बार इनको देखना बड़े ध्यान से। अशोक के पहले शिलालेख में क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा, अहिंसा का
अहिंसा के बारे में बताया गया है और बोले समस्त प्रजा हमारे संतान है। पूरी प्रजा को, समस्त प्रजा को संतान की तरह किसमें बताया है अशोक ने? अपने पहले अभिलेख में बताया है, अपने पहले शिलालेख में बताया है। अब आप कहेंगे भैया पशु बलि नहीं थी तो किसी को भी, जानवर को नहीं मारते थे? बोले भैया क्या किसी भी जानवर को ये लोग नहीं मारते थे? भैया दो जानवर मारने की छूट थी। कौन कौन से? आपका एक तो हिरण का शिकार कर सकते थे और एक मोर का। बोलेंगे भाई, फटाफट से कहेंगे, क्या कहेंगे? एक तो किस किस का? जिन बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता होती है वो मिरग और हिरण, मिरग और मोर। मिरग बोलते हैं किसको? हिरण को बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात में आगे आएंगे। पशु चिकित्सा की बात, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। दक्षिण के राज्यों को किस में बताया गया है? आपका दूसरे शिलालेख में। और दक्षिण से मतलब है मेरा, मैंने बोला ना अशोक का साम्राज्य दक्षिण में नहीं था, तो दक्षिण में उसने राज्यों का उल्लेख किया है। चेर, आप भी पढ़ेंगे इतिहास में चेर कौन थे। चोल साम्राज्य, अभी आपने एक मूवी देखी होगी, आई है, चोल साम्राज्य के ऊपर। यही चोल थे जो भारत से बाहर, जिन्होंने श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया था जाकर के, याद है? राजेंद्र प्रथम जैसे शासक होंगे। पांड्य, सत्य पुत्र, और एक और लिख लेना प्यारे बच्चे, केरल पुत्र। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अशोक ने दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। तीन तो इसमें से उठा लेता है, एक अलग उठा लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में अशोक ने बताए हैं अधिकारी। कौन कौन से अधिकारी हैं? रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक। कौन से अधिकारी? रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। इनको दिशा निर्देश दिया कि आप 5 वर्ष में जाएंगे और भ्रमण करोगे और देखोगे क्या स्थिति है राज्य की। सारी रिपोर्ट आप किसको देंगे? सम्राट अशोक को देंगे। ठीक है, आगे आएंगे। भेरी घोष की नीति के स्थान पर अशोक ने धम्म घोष को अपनाया। यह अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है? क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी चौथे में बताया गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? चौथे में बताया गया है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। महामात्र मतलब कि जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे उसको क्या बोलोगे? धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र के बारे में 5 में। आंखें बंद करें और बोले पशु बलि की निंदा, समस्त प्रजा मेरी संतान है, ये पहले में कहा गया। दूसरे में पशु चिकित्सा की दक्षिण के राज्यों की बात हुई। तीसरे में 3 अधिकारी, रज्जुक, आपका प्रदेशक और युक्तक, प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण की बात की गई। चौथे में क्या बोले? भेरी घोष के स्थान पर अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या अपना लिया था? धम्म घोष को। और 5वें में धम्म महामात्र की नियुक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत? छठे में बोला गया आत्मनियंत्रण के बारे में। आत्मनियंत्रण के बारे में, यदि जन कल्याण की बात है, यह भी कहा गया, आत्मनियंत्रण की बात की गई, खुद पर कंट्रोल रखें। और यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। यानी कि अगर पब्लिक वेलफेयर की बात है तो अशोक ने कहा कि आप मुझे चाहे आधी रात का समय है उठा करके ये बताओगे अगर जनता को कोई भी समस्या हो रही है। समझ रहे हैं आप? चलो, धार्मिक समन्वय की बात की, मतलब सभी धर्मों से सहिष्णुता। अशोक की पॉपुलैरिटी का एक कारण यह भी बना कि अशोक ने बोला कि आप बौद्ध धर्म में, तो ठीक है बौद्ध धर्म अच्छा है, लेकिन आप इसकी तुलना किसी और धर्म से ना करें। नहीं तो जैसे शासक होते थे ना कि पूरी प्रजा को आदेश दे सकता था अशोक की सब बौद्ध धर्म अपनाएंगे, लेकिन अशोक ने कहा नहीं, सबकी अपनी इच्छा है, जो जिस धर्म का है वो धर्म उचित है, तो सभी अपने धर्मों का सम्मान करें। धार्मिक समन्वय बताया। ठीक है, और प्यारे बच्चे 8वें में बताई गई हैं, 8वें में बताई गई हैं, ये 8वें में आएगा। 8वें में बताई गई है आपका धम्म यात्रा। धम्म मतलब जो बौद्ध धर्म के स्थान है, तो धम्म यानी कि जो उसकी बौद्ध धर्म के स्थानों पर यात्रा थी। जैसे 259
269 गद्दी पर बैठा था। 259 में गया बौद्ध गया। अब सोचो बौद्ध गया क्यों गया होगा? क्योंकि महात्मा बुद्ध का, प्यारे बच्चे, क्या है, वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। और प्यारे बच्चे, 249 20वें वर्ष ये गए लुम्बिनी। कहां गए? लुम्बिनी गए। ओके। 13वें में, 8वें के बाद 13वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध को बताया गया है और सबसे बड़ा अभिलेख भी यही है। सबसे बड़ा शिलालेख कहें, सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? वो यही है प्यारे बच्चे। और 14वें में बताया गया है सद्भावना को। सद्भावना से मीन्स है रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को बताया गया है। धार्मिक जीवन के साथ सद्भावना को बताया गया है। जिन बच्चों को ये है कि भैया बाकी क्यों नहीं है, आप वो पढ़ना। बाकी वाले जो जानना चाहते हैं, 9वें में उन्होंने बताया शिष्टाचार को, शिष्टाचार का पालन करें, अच्छे आचार का सब लोगों से। 10वें में बताया गया जो ब्राह्मण है, जो श्रमण है, चाहे वो किसी प्रकार का सेवक है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है, मांगने वाला है कोई, तो क्या कहेंगे? उन सभी को सम्मान दें। को सम्मान की बात की गई, इनकी भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए बराबर। और 11 में क्या बताया गया? 11वें में बताया गया धम्म नीति जो थी। अब आप सोचने लग जाओ भैया धम्म क्या है? तो यहां अशोक ने धम्म नीति की व्याख्या करवाई। धम्म से मतलब है, आप सोचें, जब मैंने बौद्ध धम्म में आपको बताया था प्यारे बच्चे, त्रिरत्न, बौद्ध धम्म और संघ, तो मैंने क्या बोला था? धम्म क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में बोले सारे बच्चे। वहां मैंने 3 शब्द आपको समझाए थे, बौद्ध, धम्म और संघ, तीनों के अर्थ बताए थे। तो एक बार मैं सुनना चाहूंगा आपसे, धम्म का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था। 12वें की अगर हम बात करते हैं, 12वें में बताया गया है स्त्री महामात्रों को, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। जैसे 5वें में बताई ना धम्म महामात्र, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किस में बताई गई है? कि स्त्रियां भी थी। भाई संघमित्रा कौन है? संघमित्रा लड़की है अशोक की, जिसने प्रचार किया है। बहुत बढ़िया, दिल मांगे मोर मेरे दोस्त, टू मच थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। अब आते हैं अशोक के स्तंभ लेख। ये 7 हैं, इनसे ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इनको आप सब लोग पढ़ेंगे ही। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, एफएसटी के बारे में, एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक, जब मैं बताऊंगा तो आप जानेंगे। अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं, इनके सिर्फ नाम याद कर लें। दिल्ली टोपरा, टोपरा मतलब हरियाणा से है। टोपरा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो इसको टोपरा से दिल्ली लाएगा फिरोज शाह तुगलक, ये मैं वहीं बताऊंगा ये कहानी। मेरठ टोपरा, ये टोपरा से कहां लाया गया? मेरठ लाया गया। बनवाए अशोक ने थे, अशोक ने लिखवाए थे। बाकी जो राजा दिल्ली में आएंगे कहेंगे वहां की चीज यहां लेके आओ हमारे पास। ऐसे तुम हो, तुम कल को राजा बन जाओ, तुम ये कहने लग जाओ ताजमहल आगरा में नहीं हमारे घर के पास रहेगा, और तुम पूरे ताजमहल को उठवा के मंगवा लो। राजा तो राजा थे भाई। कोसाम्बी, कोसाम्बी उत्तर प्रदेश का हो गया। और आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? यूपी बिहार, मतलब उस समय के मगध का, उस समय के यूपी बिहार क्षेत्र का हो गया कोसाम्बी। लोरिया नंदनगढ़, ये तीनों बिहार के हैं। लोरिया, रारोज और रामपुरा, रामपुरवा भी बोलते हैं इसको, रामपुरवा गुहाले, क्या बोलोगे? रामपुरवा। ठीक है। और एक अशोक का स्तंभ लेख। ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम कौन था गुरुजी? अभिषेक कुमार। बेटा क्लास में बता दिया कि 1750 में टी फेंथेलर ने खोजा और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। चलो भाई आगे आएंगे। तुम्हारा बेटा जब कोर्स बंद होता रहता तभी ठीक हो आप। करवा दूं बंद? मतलब मजे लेते हो तुम, मैं तुम्हारे साथ ऐसे एमिएबल दोस्ताना व्यवहार में रहता हूं। तय एक है कोसाम्बी, याद रख लेना। कोसाम्बी जिसको प्रयागराज अभिलेख कहते हैं। प्रयागराज अभिलेख, या प्रयाग के नाम से प्रयागराज तो अभी हुआ है, सिर्फ प्रयाग लिखे। प्रयाग अभिलेख, इसको हम कहते हैं रानी का अभिलेख। क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं जी इसको? क्योंकि जो कारुवाकी थी ना, क्योंकि इस अभिलेख पर है कारुवाकी के दान का उल्लेख। कौन है कारुवाकी? एक बार बोलना जरा। जिनको
अशोक सबसे ज्यादा प्यार करते थे और इन्होंने कोई दान दिया उसका उल्लेख उसके बारे में जिक्र किया गया है कौशाम्बी। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे मानसेहरा अभिलेख कहाँ स्थित है अशोक का, शाहबाज गढ़ी, बहुत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, आप एसएससी प्रीवियस ईयर देखें। शाहबाज गढ़ी, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन इसमें से पूछूंगा भी टेस्ट में 3 बजे जब प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप कहेंगे ये पाकिस्तान के हैं भैया। कहाँ के, पाकिस्तान के हैं। जोगढ़ अभिलेख है आपका, जोगढ़ अभिलेख है, ये है आपका प्यारे बच्चे उड़ीसा का। ठीक है, और एक आता है धौली अभिलेख, इसमें भी अशोक ने लिखा था समस्त प्रजा मेरी संतान है, ये कहाँ का है, ये भी उड़ीसा का है। कहाँ का, उड़ीसा का है। ठीक है, धौली अभिलेख कहाँ का है, ये भी उड़ीसा का है। कोई दिक्कत इस बात में, धौली अभिलेख कहाँ का है, उड़ीसा का है। सोपारा पूछ लूं मैं आपसे, सोपारा कहाँ का अभिलेख है, तो आप कहेंगे सोपारा भैया जी महाराष्ट्र का है। कहाँ का, महाराष्ट्र का है। मैं आपसे पूछ लूं कालसी अभिलेख कहाँ से पाया गया, तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का, यूके बोले तो उत्तराखंड हो गया। एरागुडी पूछ लूं मैं आपसे, एरागुडी कहाँ का है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मैं पूछ लूं आपसे रुम्मनदेई, जिसको सबसे छोटा अभिलेख भी कहते हैं, तो रुम्मनदेई कहाँ का है, ये आपका नेपाल का है। कहाँ का है, नेपाल का है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में, एक बार नोट करेंगे आराम से। चलो बोलेंगे भैया, मानसेहरा पाकिस्तान का है भैया। शिवांगी बिल्कुल ठीक आप उत्तर दे रहे हैं। राहुल कुमार जी, आशीष गुप्ता। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। जो गुफा है, इन गुफाओं का निर्माण, जो मैंने बोला था ना गुफाएं, तो गुफा लेख तो 3 है, लेकिन अशोक ने कुछ गुफाओं का निर्माण भी करवाया। क्या बोलेंगे, अशोक ने गुफाओं का निर्माण भी करवाया। ये छोटे छोटे तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी गुफाएं थी, सुदामा नाम की गुफाएं, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए, आजीविकों के लिए इन्होंने बनवाई, जो आजीवक थे। ठीक है, विश्व झोपड़ी, चौपार गुफा, कर्ज गुफा, तो ये 4 गुफाएं इन्होंने बनवाई। गुफा लेख नहीं है ये गुफाएं बनवाई थी आजीविकों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया मध्य प्रदेश में, क्या बोलोगे, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया था। और अशोक का उत्तराधिकारी मैं आपको बता ही चुका प्यारे बच्चे, कौन है, कुणाल। कुणाल की माता बताओ, कुणाल की माता का नाम क्या था, जो मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि अशोक का बेटा तो महेंद्र भी है, लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन है, कुणाल। कुणाल के बाद में कौन, संप्रीति। संप्रीति के बाद में सालीसुक, सालीसुक के बाद में देववर्मन, और देववर्मन के बाद में बृहद्रथ। आप चाहें तो बीच के ना पढ़े, आप याद रखें कुणाल, कुणाल के बाद संप्रीति, और अंतिम शासक कौन था मगध साम्राज्य का, वो था बृहद्रथ। भाई मगध साम्राज्य पे 4 वंश हुए, हर्यक, शिशुनाग, नाग के बाद में फिर आपका नंदवंश, और फिर मौर्य वंश। मैंने बोला था ना, जो आपका मगध साम्राज्य था वो बृहद्रथ से शुरू हुआ था। हर्यक वंश तो बिंबिसार से शुरू था। मगध किससे शुरू हुआ बताया था मैंने, बृहद्रथ से, देखो अपनी कॉपी में। और अंत भी किस पर हुआ, बृहद्रथ पर। ये अन्य नाम है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे चारुमती है माता का नाम, कुछ बच्चे कारुवाकी कह रहे हैं। कारुवाकी के पुत्र का नाम तो तीवर था। जिन बच्चों ने पद्मावती बताया वो ठीक है, बाकी सारे बच्चों का ध्यान भटका हुआ रहता है। अभी छोटे बच्चे हैं ना, चुटकू बच्चे। तो अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। ठीक है, अब इसमें मत लग जाना कि सालीसुक की शादी किससे हुई थी, इसकी कितनी पत्नी थी। ये सब करोगे तो आप ये सब करना प्यारे बच्चे जब आप परीक्षा दे लो। परीक्षा देने के बाद में फिर आप अपनी रिसर्च में लगना कि मैं सारे इतिहास को जानूंगा, संपूर्ण इतिहास को, और आप जान सकते हो। ठीक है, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। कल की क्लास में मैं मौर्य प्रशासन से संबंधित की भूमि, सीता अध्यक्ष वगैरह, समाज किस तरह से बटा हुआ था, क्योंकि मौर्य प्रशासन से वो भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सी भाषा थी मौर्य प्रशासन में,
कैसे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, क्योंकि सम्राट अशोक ने कहा कि राजकीय भाषा पाली होगी। मैं ये सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में बताऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिला होगा, आप सब इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और रोज़ की क्लास रोज़ ही तैयार करनी है, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत मेहनत करते रहिए। थैंक यू।